हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए एपिसोड में टॉक विद दिनेश सर पॉडकास्ट के अंदर। आज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है और हमारे साथ अवेलेबल है अंकिता गुप्ता, जिन्होंने बी फार्मा कंप्लीट किया है पिछले साल और अभी हाल में ही एक बहुत बड़ी कंपनी में प्लेस्ड हुई हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका अंकिता इस शो पर। थोड़ा सा अपना बेसिक इंट्रोडक्शन दीजिए। थैंक यू सो मच सर। सर एवरीवन, माय नेम इज़ अंकिता और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और अभी रिसेंटली एज अ फ्रेशर मैं सिप्ला कंपनी में जॉब कर रही हूँ एज अ थेरेपी मैनेजर। तो ठीक है, तो बच्चों बता दूं कि अंकिता जो है 2021 में इनका बी फार्मा कंप्लीट हुआ, बैचलर ऑफ फार्मेसी। आप ही की तरह अगर आप कोई स्टूडेंट हो जिसने सीईटी अपीयर किया या 12 दिया या 11th में, तो इन्होंने भी 2016-17 ये जो ईयर था उस समय ये भी 11th-12th में थी। उसके बाद एमएसटी सीईटी दिया और उसके बाद 4 साल का जो बी फार्मेसी ये डिग्री होती है 4 साल की, उसमें एनरोल्ड हुई और वो कंप्लीशन के बाद अब ये मार्केट में चली आई है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनका जो अनुभव एक्सपीरियंस है आप लोगों के लिए बहुत काम आएगा जो इस फील्ड में जाना चाहते हैं। और सबसे खुशी की बात है कि आज वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे है। ऐसे में हमारा ये शूट हो रहा है 25 सितंबर को और बहुत खुश नसीब है हम लोग। थोड़ा सा अंकिता से जानते हैं और इनकी जर्नी के बारे में। अंकिता, तो जैसे कि आपकी स्कूल लाइफ के बारे में थोड़ा बात करेंगे। जो स्कूलिंग हुई है, क्या आप बहुत बड़े स्कूल में पढ़ते थे या ऑन एवरेज स्कूल था आपका, या कैसे था स्कूल लाइफ? मेरा स्कूल लाइफ बहुत एवरेज में रहा है, बट आई वाज द बेस्ट स्टूडेंट तभी। और स्कूल में मुझे हाई मतलब एवरेज स्टूडेंट ही थी, बट मैंने जो भी किया अच्छे से किया और जो भी मैंने स्किल्स थे उसको ऑलवेज नॉलेज को गेन करने का ट्राई किया। मेरे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आते थे, बट आई वाज लाइक नोइंग एवरीथिंग। मतलब ऑन एवरेज मार्क्स आते थे, टॉपर नहीं थी? स्कूल में मैं टॉपर थी, बट आफ्टर 12th थोड़ा डाउन हो गया था। मतलब समझ रहे हो, स्कूल में बहुत ज्यादा मार्क्स आते थे बट 11th-12th के बाद मार्क्स उतने ज्यादा नहीं आए, ऐसा अंकिता का कहना है। तो बहुत सारे बच्चे निराश हो जाते हैं कि 10th से जो परसेंटेज होता है 12th में कम हो जाता है। तो वो सबके साथ ही होता है, मैक्सिमम बहुत सारे स्टूडेंट के साथ होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम डाउन हो गए, हम करियर में कुछ कर नहीं पाएंगे। तो अंकिता, जो 11th-12th साइंस था उस जर्नी के बारे में हम जानते हैं कि जो 12th साइंस की पढ़ाई आपने की, तो उस समय आप किस तरह से पढ़ाई करती थी? बहुत ज़्यादा टाइम देती थी या 12th साइंस की पढ़ाई के बारे में बताइए। सो बेसिकली मैं सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करती थी और मैं हमेशा उसमें ही बिलीव करती थी कि सेल्फ स्टडी जितनी होगी उतना ही हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। क्या आपका जो 12th का मार्क्स था वो 10 से ज़्यादा था या कम था? 12th का मार्क्स मेरा थोड़ा कम हो गया था, ऑन एन एवरेज था। ओके, ठीक है। तो 12th करने के बाद आप मतलब डायरेक्ट फार्मेसी करना चाहती थी कि कुछ और इच्छा थी आपकी? बेसिकली मुझे एमबीबीएस करना था। इसके लिए हम लोग ने नीट भी दिया था सेम ईयर में ही, व्हेन आई वाज इन 12th। सेम ईयर में मैंने नीट भी दिया एंड एमएचसीईटी भी दिया, जिसमें मुझे नीट में इतने अच्छे एज एक्सपेक्टेड मार्क्स नहीं आए। मेरा प्रिपरेशन भी उतना डाउन मतलब लो पे था एंड एमएचसीईटी के लिए आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट। मुझे अच्छे मार्क्स भी आए एंड आई वाज एलिजिबल फॉर एज अ बी फार्म के लिए एक अच्छे कॉलेज में। मुझे वहाँ से ओके, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक यहाँ था कि आप नीट एस्पिरेंट थी, आपको एमबीबीएस करना था, बट वहाँ ज़्यादा मार्क्स नहीं आए। लेकिन हमने ये देखा है कि जो नीट एस्पिरेंट होते हैं वो क्या करते हैं, अगर अच्छे मार्क्स नहीं आए, डॉक्टर नहीं बन पाए या एडमिशन नहीं हो पाए, तो फिर वो गैप ले लेते हैं और फिर 1 साल का गैप, 2 साल का गैप, जब तक नीट क्रैक नहीं होगा तब तक वो तैयारी करते गैप लेके। तो आपने ऐसा प्लान नहीं किया? मेरा बेसिकली प्लान ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मेरा फोकस था कि मुझे गैप नहीं देना मेरे करियर में, मुझे कंटिन्यूअस प्रोग्रेस करना है। और एक बार गैप देने के बाद मुझे वो कॉन्फिडेंट नहीं आ पाता, मुझे ऐसा फील हुआ। हमेशा अगर आपको लगता है कि आप गैप दे सकते हैं तो व्हाई नॉट, यू कैन गो फॉर इट। बट आपको लगता है कि आप एक बार गैप देने के बाद आपकी स्टडी उतनी अच्छी नहीं हो सकती, आप प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, या फिर आप प्रॉपर प्रिपेयर नहीं हो एमबीबीएस के लिए भी, आप फाइनेंशियली नहीं हो। तो मुझे भी एक बार ऐसा लगा कि एज आई एम गर्ल, इतना फाइनेंशियली भी मैं कॉन्फिडेंट नहीं थी और इसके लिए मैंने थोड़ा ड्रॉप कर दिया वो प्लान। ओके, तो आप फिर डाइवर्ट हो गई फार्मेसी की तरफ। थोड़ा ये पूछना चाहेंगे कि आप जब
ट्वेल्थ पास आउट हुए हो, कौन सा ईयर था? 2017 में मैं पास आउट हुई 12th। 2017 में। जैसे आज के टाइम देखोगे तो बच्चों को बहुत सारा ऑप्शंस अवेलेबल है। ऑनलाइन एजुकेशन, बच्चे अगर कुछ समझ में नहीं आए तो फिर वो मोबाइल पर, यूट्यूब पर या ऐप के जरिए पढ़ाई कर रहे हैं। आपके टाइम भी ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल थे? हमारे टाइम पे इतने ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते थे, हम मोस्टली क्लासेस और सेल्फ स्टडी पे ही फोकस करते थे। इवन अगर कॉलेज में अच्छी स्टडीज होती थी तो व्हाई नॉट, दे कैन गो फॉर इट। बट मोस्टली मुंबई में देखा जाता है कि बच्चे थोड़ा कॉलेज इतना रेगुलर नहीं होते, तो इसके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता ये तो मैंने भी देखा है, साइंस स्टूडेंट ट्वेल्थ वगैरह में सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए ही है। जाते हैं। यस, दे ऑलवेज गो फॉर प्रैक्टिकल ओनली। तो मतलब यहाँ पर देखो बच्चों, आप लोग के टाइम पर जो अभी देख रहे हैं, जो करंट स्टूडेंट हैं, ऑनलाइन का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है। बट अभी पिछले 4-5 साल पुरानी बात करेंगे, 2017 में जब बच्चे ट्वेल्थ पास आउट थे, सीईटी पास आउट किए, उनके पास ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं था। तो कितना बड़ा रिवोल्यूशन आया है। यूट्यूब का ऑप्शन तो बहुत पहले से था, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए था, एजुकेशन के लिए नहीं था। लेकिन एक बहुत बड़ा चेंज आया हुआ है, रिवोल्यूशन आया हुआ है। ओके, क्योंकि एंटरटेनमेंट करने वाले बहुत थे, बट एजुकेशन देने वाले, वो भी फ्री एजुकेशन देने वाले, वो नहीं थे। और धीरे धीरे सब लोग आने लगे और अभी आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल है, तो उसका फायदा सभी को उठाना चाहिए। अंकिता, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने सीईटी दिया और सीईटी के बाद आपका बी फार्मा में एडमिशन हुआ, तो जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है या कैप राउंड्स होते हैं, उसमें आपको फर्स्ट राउंड में ही एडमिशन मिल गया था या आपको सेकेंड राउंड का वेट करना पड़ा? मुझे फर्स्ट राउंड में भी कॉलेज अलॉट हुआ था, बट वो काफ़ी डिस्टेंस में था मेरे होम टाउन से। इसके लिए मैंने सेकेंड राउंड का वेट किया बाय फ्रीजिंग एंड ऑल प्रोसेस, आई होप आप लोग जानते होंगे। और उसके बाद जब भी सेकेंड राउंड में मुझे मेरा कॉलेज अलॉट हुआ, दैट वाज सैन जॉन इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी एंड रिसर्च, पालघर डिस्ट्रिक्ट में है, बट एज अ मुंबई यूनिवर्सिटी में ही काउंटेड होता है, जो कि काफ़ी हाईली रेप्यूटेड कॉलेज है। तो उसमें मेरा सीट एक बार अलॉट हुआ, मैं वहाँ पे गई और कैंपस काफ़ी अच्छा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर वाज ऑसम, फैकल्टीज वाज बेस्ट एंड यस, मेरा 4 इयर्स का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है वहाँ पे। मैं हमेशा रिकमेंड करूँगी कि आप लोग कभी भी कॉलेज चूज़ कर रहे हो, स्पेशली फॉर बैचलर्स डिग्री, तो आप एक रेप्यूटेड कॉलेज में जाइए, एक अच्छे कॉलेज में जाइए, क्योंकि बैचलर्स जो होती है वही लाइफ में काम आता है। आप वहाँ पे नॉलेज कितना गेन कर सकते हो, दैट इज, मार्क्स तो एक बार वी कैन कीप अपार्ट, बट हमारा जो नॉलेज है वो हम कॉलेज जाएंगे, रेगुलर कॉलेज रहेंगे तो ही होगा। और सैन जॉन में काफ़ी ये अच्छा था। लेकिन बहुत सारे फार्मेसी कॉलेज हैं मुंबई महाराष्ट्र के अंदर जहाँ पर बच्चे जा सकते हैं। यस, तो आप अपने कॉलेज के बारे में बता रहे हैं, तो ऐसे बहुत सारे अपने अपने जो बच्चे जिस जिले में रहते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर भी ऐसे कॉलेजेस में जा सकते हैं, जो भी अच्छा। तो अंकिता देखो, जैसे आपने बी फार्मेसी की बताया, ऐसे डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है। बहुत सारे बच्चे ट्वेल्थ के बाद कंफ्यूज है, बहुत सारे बच्चों की ग्रुपिंग क्लियर नहीं होती है, फिर भी उन्हें फार्मेसी करना है। तो ऐसे में उनके पास एक डी फार्मेसी का ऑप्शन होता है। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए सीटी की जरूरत है क्या? सीईटी से भी होता है, डायरेक्ट एडमिशन्स भी हो सकते हैं। तो जो बी फार्मा है वो तो सीटी के जरिए होगा। यस, डिप्लोमा इन फार्मेसी के लिए सीटी की जरूरत नहीं होती है। कितने साल का होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी? डिप्लोमा इन फार्मेसी 2 इयर्स का कोर्स है, आप कर सकते हैं। बैचलर ऑफ फार्मेसी 4 ईयर, डिप्लोमा जो है 2 ईयर्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? तो अगर आप डी फार्मेसी करते हैं तो आपको एक मेडिकल शॉप चलाने की परमिशन मिलती है, लाइसेंस मिलता है। और अगर आप बी फार्मेसी करते हैं तो आप केमिस्ट एज वेल एज ड्रगिस्ट कहलाते हैं। ओके, तो इस तरह से होता है। रिसर्च में आगे जा सकते हैं, कंपनीज में, मैन्युफैक्चरिंग में। तो ये एक डिफरेंस होता है। तो जो बच्चे 12वीं करके बी फार्मा करना चाहते हैं वो सीईटी के बेस पर कैप राउंड से जाएंगे, और जो बच्चे 10th 12th करके सीईटी के थ्रू नहीं जा पा रहे, जिनको बी फार्मा नहीं करना है, वो बिना सीईटी के भी डी फार्मा में जा सकते हैं। तो अंकिता, आपसे जानना चाहेंगे कि चलो आपने कैप राउंड 2 में कॉलेज मिला, आपका एडमिशन हो गया, फिर आपने 4 साल फार्मेसी में पढ़ाई करी, तो उस दरमियान आपको मतलब कैसा फील होता था? वो स्टडीज थोड़ा हार्ड है कि 12th के जैसा ही है, या उसके बारे में बताइए। फार्मेसी में जो 4 साल आपने पढ़ाई की, वो पढ़ाई कैसे, किस लेवल की है, किस तरह से? फार्मेसी में लाइक इट्स अ सेमेस्टर वाइज पैटर्न होता है। पहले तो मैं आपको वो बताना चाहूँगी कि 6 मंथ्स के बाद आपके सब्जेक्ट्स भी चेंज होंगे, फैकल्टी चेंज होंगे, और ये पैटर्न ही एक फॉलो किया जाता है। तो आपको पूरे 8 सेमेस्टर्स क्लियर करने होते हैं,
और सब्जेक्ट्स वाइज आपको पर सेमेस्टर 6 to 7 सब्जेक्ट्स रहते हैं, जिसमें 3-4 प्रैक्टिकल्स होते हैं एंड थियरी सब्जेक्ट्स होते हैं। तो फार्मेसी में एक डिफिकल्टीज है कि यहाँ पे रट्टा बहुत मारना पड़ता है, तो जो बच्चों को आदत है कि काफ़ी उन लोग को रिमाइंड हो जाता है चीज़ें मगअप करने की, तो यस दैट इज़ बेस्ट थिंग, वो कर सकते हैं। बट यहाँ पे थियरी में थोड़ा डिफिकल्टीज बहुत है, और प्रैक्टिकल्स तो ठीक है अगर आपका बेसिक्स क्लियर है, लाइक 12th में अगर आपका केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है तो दैट इज बेस्ट कि आप इजीली क्लियर कर सकते तो हैं। इसका मतलब 12th के कंटेंट जो है केमिस्ट्री बायोलॉजी भी यूजफुल है? यस बायोलॉजी भी थोड़ा यूजफुल Maths? है। नहीं। मैथ्स नहीं। मतलब फार्मेसी में मैथ्स का उतना यूज नहीं है? फार्मेसी में मैथ्स का एक ही सब्जेक्ट रहता है, एक ही सेमेस्टर में आपको वो ही क्लियर करना होता है। उसमें डेरिवेटिव्स इंटीग्रेशन थोड़े बहुत रहते हैं फर्स्ट ईयर में। यस तो आपने 12th में अगर मैथ्स भी लिया है तो आपको कभी उसमें डिफिकल्टीज नहीं आएंगी। अदरवाइज आपको थोड़ा वहाँ पे एक थोड़ा डिफिकल्टीज आने का, केटी लगने का चांसेस काफी यानी कि फर्स्ट ईयर में मैथ्स होता है और 12th का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन यहाँ वहाँ यूजफुल होता है। कोई टेंशन मतलब, सब वीडियोस मेरे अवेलेबल है अगर कोई जा रहा है तो। ठीक है, तो अभी आपने बताया कि किस तरह के सब्जेक्ट्स हैं। 12th का केमिस्ट्री वगैरह जो है ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि रिएक्शंस मुझे लगता है केमिकल रिएक्शंस वहाँ पर जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं वो काफी यूजफुल होते हैं। व्हेन यू आर गोइंग फॉर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फार्मा केमिस्ट्री, ऐसे सारे सब्जेक्ट्स आएंगे जिसमें आपका बहुत ज्यादा बेसिक्स नॉलेज यूज होगा। तो आप जो बेसिक्स है वो कभी ये मत कीजिएगा, उसको ऑलवेज मतलब एक रिमेम्बरेंस रखिएगा प्रॉपर, तो वो आपका काफी यूजफुल होने वाला है आगे जाके। हाँ, अभी एक बात करते हैं कि चलो आपने फार्मेसी के बारे में भी बताया कि आप किस तरह से फार्मेसी के अंदर पढ़ाई वगैरह होती है, सब्जेक्ट होता है। ये जो फार्मेसी कॉलेजेस होते हैं इसमें भी गवर्नमेंट कॉलेजेस कुछ हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं, तो उनकी फीस स्ट्रक्चर कैसे होती है? जैसे कि अगर प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें, उनका फीस का जो रेंज है वो क्या होता है लगभग? सो प्राइवेट कॉलेजेस का फीस काफ़ी हाई हो चुका है एज पर डिमांड। ऑल्सो पब्लिक बहुत ज़्यादा डिमांड कर रही है फार्मेसी के लिए और डिग्री के लिए। तो हमारे जो कॉलेज का फीस था मेरा ऑलमोस्ट 1.21 लाख का था। देयर आर डिफरेंट रेंजेस, किसी कॉलेज का 1.61 होता है, किसी का 2 लाख्स भी होता है, 4 लाख्स भी है। देयर आर आईसीटी कॉलेज जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा फीसेस होती है। तो कॉलेज में भी, सारे कॉलेजेस में अनएडेड एडेड भी पार्ट्स होते हैं। जैसे बीसीपी कॉलेज हो गया, वहाँ पे दोनों सीट्स अवेलेबल होती है। बीसीपी यानी बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी। हाँ बताइए क्या? तो बीसीपी कॉलेज में ऐसा है कि आपको सबसे ज़्यादा मतलब ये आने चाहिए, वो क्राइटेरिया जो है मोर देन 170 to 180 के बीच में आपको एमएचसीटी में स्कोर करना पड़ेगा, तो ही आपको वहाँ पे सीट्स अवेलेबल होंगी। यहाँ बीसीपी मतलब है बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी, जो कलीना मुंबई के अंदर है। ओके, जैसे कि आपने पिछले पोस्ट में देखा था, मैं एक बार विजिट किया था मैंने लास्ट मंथ में, बहुत सारे बच्चे मुझे मिले थे। उस कॉलेज की बात हो रही जो गवर्नमेंट कॉलेज मुंबई का। तो आप क्या बता रहे थे बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी के बारे में? सो बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसी एक गवर्नमेंट कॉलेज है जिसमें अगर आपने हाईएस्ट स्कोर किया है एमएचसीईटी में और आपके अच्छे परसेंटेज है तो आपको वहाँ पे इजीली सीट्स अवेलेबल हो सकते हैं। एंड आफ्टर दैट देयर इज़ वन मोर कॉलेज सेंटा क्रूज में ही है, एक लेडीज कॉलेज है वो एसएनडीटी। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस एक आईसीटी कॉलेज है। ये जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनकी फीस अप्रोक्स कितनी होती होगी? गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस ऑलमोस्ट 80 से स्टार्ट होती है, 80,000 से। एंड यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज जो फार्मेसी के हैं बी फार्मा के लिए वो भी 70-80 हज़ार से शुरू होते हैं। yes. और जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं फिर वो 1 लाख के ऊपर होते हैं। तो जो फार्मेसी करना चाहते हैं भाई ध्यान रखो कि अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में भी अगर आपको मिलता है तो भी आपको रेडी रहना है, 70-80 हज़ार रुपये मिनिमम। और प्राइवेट कॉलेजेस में अगर जाते हैं तो 1 लाख के ऊपर होता है। तो ये एनुअल फीस होती है, साल भर की फीस होती है। 4 साल तक आपको वही फीस भरनी पड़ती है। साथ में हॉस्टल में रहना, हॉस्टल का साल भर का फीस, या हॉस्टल नहीं लेते तो वहाँ कमरा लेना किराए पर, फिर साल भर का खाना अगर आप दूर जाकर रहते हैं तो। अंकिता, आपसे जानना चाहेंगे क्या आपने भी हॉस्टल लिया था? मैंने अपने कॉलेज टाइम में हॉस्टल नहीं लिया था, मुझे रेगुलर अप डाउन करने पड़ते थे। तो आप अपने घर से रेगुलर अप डाउन करते थे? तो आप भी ऐसे ही करना, आप ट्राई करना कि आपको जो कॉलेज मिल रहा है बेस्ट कॉलेज हो, आपके घर से पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हो, आप घर आके जाओ, इस तरह का हो, तो जिससे आपके बहुत सारे पैसे बचेंगे। हॉस्टल में रहना, फिर जो खाना पीना होता है उसका, तो ये बहुत है। लेकिन अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो आप हॉस्टल के लिए जा सकते हो, ये आपके ऊपर है।
तो ये हुई अंकिता की कॉलेज की जर्नी, कुछ हमने देखा फार्मेसी कॉलेजेस के बारे में। अब अंकिता फार्मासिस्ट बन चुकी है 2021 में। 2017 से 21 ये जो काल था उस समय इन्होंने बी फार्मा कर लिया है और एज अ फार्मासिस्ट बन गई है। अब हम जानेंगे कि इस दौरान कोविड भी आया था, थोड़ा सा वो जर्नी देखते हैं कि कोविड काल में आपके कॉलेजेस तो बंद हो गए थे। यस, हमारे कॉलेजेस बंद हो गए थे, बट हमारे ऑनलाइन लेक्चर्स रेगुलरली चालू थे। हम मोस्टली 8 to 9 आवर्स का लेक्चर्स अटेंड करते थे कोविड टाइम्स मोबाइल पर। मोबाइल पे। एग्जाम ऑनलाइन हुई, एग्जाम्स भी ऑनलाइन हुए विथ ऑल दोज क्राइटेरिया। टू कैमरेस के साथ में सारी चीज़ें मॉनिटर होती थी। तो हमने कभी कुछ ये तो आपका जो फर्स्ट सेकेंड ईयर है, फर्स्ट और सेकेंड ईयर वो ऑफलाइन चला, वो ऑफलाइन था। थर्ड फोर्थ ईयर ऑनलाइन था। थर्ड ईयर मेरा जो 5th सेम था वो ऑलमोस्ट ऑफलाइन था, एंड उसके बाद 6th सेम से हमें कोविड का ये फेज मिला। एग्जाम कैंसिल, डायरेक्ट पास भी हुए थे एक बार? नहीं, बिना डायरेक्ट एग्जाम पास तो कभी नहीं हुए थे। अच्छा, एग्जाम देना ही पड़ा। एग्जाम तो देना ही पड़ा। अच्छा, तो मुझे ये जानना है कि जब ऑफलाइन आप पढ़ते थे और फिर ऑनलाइन आ गए, दोनों में कौन सा आपको बेस्ट लगा था? ऑफलाइन कॉलेजेस आर बेस्ट अगर आप रेगुलर चाहते हैं तो अभी आपने देखा कि ऑफलाइन इन्होंने पढ़ाई की, बट कोविड की वजह से मजबूरी में इन्हें ऑनलाइन पढ़ना पड़ा, ऑनलाइन एग्जाम देनी पड़ी। अभी इनकी फार्मेसी कंप्लीट हो गई। फार्मेसी कंप्लीट होने के बाद एक ओवरऑल रिजल्ट आता होगा पूरे 8 सेमेस्टर का, वो आया आपका? ओके, वो आया। उसके बाद एक जो लाइसेंस की बात होती है वो कब आता है? लाइसेंस ऑलमोस्ट 6 मंथ्स के बाद आते हैं। आपके रिजल्ट आने के बाद आपको अप्लाई करना पड़ता है उसके लिए। उसके बाद आपको लाइसेंस आपके घर पे आ जाते हैं, एंड आपको प्रॉपर एक कार्ड भी मिलेगा एज अ फार्मासिस्ट, और उसके साथ में आपका पूरा लाइसेंस आएगा गवर्नमेंट के जरिए। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आपको कॉलेज से भी सारी चीज़ें मिल जाती है, लिविंग सर्टिफिकेट एंड ऑल। उसके बाद आपकी एक जर्नी स्टार्ट होती है। तो आपका लाइसेंस आ चुका है? यस, मेरा लाइसेंस आ तो फिर आप जब कॉलेज में, अरे कंपनी में लगे हो, जिस भी अभी जहाँ काम कर रहे हो, एज ए फ्रेशर काम कर रहे हो? यस, एज अ फ्रेशर। तो आपको वो कॉलेज के कैंपस में ही कंपनी मिली थी या आपको बाद में अप्लाई करना पड़ा था? मेरे कैंपस में इतने अच्छे मीन्स मोस्टली एक इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज अवेलेबल थी वहाँ उस साइड पे। तो मुझे एक होम टाउन में ही जॉब चाहिए थे, तो इसके लिए मैंने खुद से अप्लाई किया। एंड मुझे ऑनलाइन बहुत सारे साइट से, आप naukri.com हो गया, आजकल आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है जिस पे आप जा सकते हो। लिंक्डइन के जरिए आप जॉब फाइंड आउट कर सकते हो। तो अंकिता, अभी हमारे जो बहुत सारे बच्चे हैं जो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, और इतनी ज़्यादा फीस अगर होगी तो वो कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, तो उसका कुछ सॉल्यूशन है क्या? यहाँ पे गवर्नमेंट पोर्टल्स होते हैं जो कॉलेज आपको बताएंगे। मोस्टली ये महाराष्ट्र में अवेलेबल से, जहाँ पे आप सारे कास्ट को फैसिलिटीज़ मिलती है। लाइक EBC कैटेगरी होता है एक, इकोनॉमिक बैकवर्ड कास्ट, जिसमें ऑलमोस्ट 50% आपका जो भी ट्यूशन फीस होगा आपके कॉलेज के हिसाब से, वो आपको एक अमाउंट आपके बैंक में आ जाता है। यानी बच्चों, अगर देखो, अगर मिडिल क्लास फैमिली से आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है तो आप कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, जो भी फीस है उस पर। उसके बाद स्कॉलरशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिनकी इनकम जो है 8 लाख से कम होती है, वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के अंदर आते हैं, ऐसे बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है। जो फीस का जो 50% अमाउंट होता है वो रिवर्स हो जाता है गवर्नमेंट के जरिए। तो ये एक सुविधा है जिसका आप फायदा ले सकते हैं। तो अंकिता, अभी ये तो सारी बातें होगी, जॉब के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपने 4 साल फार्मेसी किया, उसके बाद हर एक बच्चा ये देख के भी कॉलेज सेलेक्ट करता है कि उस कॉलेज में कैंपस होता है, बहुत सारी कंपनीज आती है, उसके अंदर सिलेक्शन होता है। तो क्या आपका भी कैंपस में सिलेक्शन हुआ था कॉलेज में? मुझे भी कैंपस सिलेक्शन हुए थे, बट एज पर माय क्राइटेरिया मुझे वो इंडस्ट्रीज एंड ऑल में नहीं जॉब करनी थी। इसके लिए मैंने अपने होम टाउन के इधर जॉब्स फाइंड आउट करने का ट्राई किया। इसके लिए आप लिंक्डइन पे जा सकते हैं, naukri.com है, ऐसे बहुत सारे साइट्स अवेलेबल है आज के तारीख में। सो आप उससे अपने होम टाउन में आपके जो भी इंटरेस्ट है उसके हिसाब से आप अपने करियर को वहाँ पे आप प्रोफाइल अपडेट करके आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आपको अपने घर से दूर नहीं जाना था, तो कैंपस में आपको दूर मिल रहे थे जॉब, फिर आपने खुद ही अप्लाई करके नियर बाय लिया। तो ये जो कंपनी है उसका डिटेल क्या है जहाँ पर आप काम कर रहे हैं?
So I'm working in Cipla as I told you, and it's a very reputed company. सब काफ़ी known company है. It's a Indian company. और सिप्ला में बेनिफिट्स ये है कि लोगों का ट्रस्ट है, एंड मुझे वहाँ पे एक अच्छी सैलरी एंड ऑल सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो काफ़ी अच्छा है मेरा जॉब. तो ये जो सिप्ला कंपनी है, नॉर्मली हमें भी पता ही है, हम लोग दवाइयाँ खाते हैं सिप्ला कंपनी की वगैरह बहुत सारी। तो अब इसमें जॉब पाने के लिए आपने ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू अप्लाई किया होगा। इसमें मेरा एक फ्रेंड था, उसने मुझे रिकमेंड किया था, एंड देन आई कनेक्टेड डायरेक्टली, एंड आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट. इसके लिए मैंने डायरेक्टली बात किया और मेरा इंटरव्यू सेलेक्ट कर रहा है. सिलेक्शन हो गया। तो अभी बी फार्मेसी करके आगे क्या ग्रोथ है, मतलब सिर्फ इतना ही करके रुक जाना चाहिए या आगे बहुत से लोग स्टडी करते हैं, जैसे बी फार्मा के बाद एम फार्मा होता है, पीएचडी होता है, तो उससे रिलेटेड थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगे आप? आप हमेशा अपने करियर ग्रोथ को अगर इम्पोर्टेंस देते हो तो बी फार्म इज़ नॉट ओनली चॉइस. उसके बाद भी आप चाहिए एम फार्म कीजिए, मास्टर्स है. अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हो तो एम फार्म इज़ द बेस्ट थिंग. अगर आपको कोर सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट है, अगर आपको कोर सब्जेक्ट्स में इंटरेस्ट नहीं है, आप मार्केटिंग, सेल्स, ये सब में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, तो आप एमबीए परस्यू कर सकते हैं. देयर इज़ अ फार्म एमबीए, मार्केटिंग एमबीए, बहुत सारी चॉइसेस आपको अवेलेबल होती हैं. तो वो भी आप बी फार्म के बाद डायरेक्टली आप कर सकते हैं. देयर आर मैनी मोर एंट्रेंस एग्जाम, जीमैट होता है यहाँ पे. और अपार्ट फ्रॉम दिस आप पीएचडी भी कर सकते हैं अगर आप टीचिंग के लिए जाना चाहते हो. ठीक है। तो अभी आपका क्या है, अभी आपका बी फार्म है, जैसे बच्चों बता दूं कि अंकिता का बी फार्मा अभी पिछले साल ही कंप्लीट हुआ है और एज अ फ्रेशर सिप्ला कंपनी इन्होंने ज्वाइन किया है. अप्रॉक्स 3.5 to 4 लाख के बीच में इनका एनुअल पैकेज है और अभी वो अपने ग्रोथ को लेके बहुत ही एक्साइटेड है. और वो आप क्या करना चाहते हो आगे? मोस्टली मोटिव ये है कि मुझे पीएमटी बनना है एज अ प्रोडक्ट मैनेजर. सो मुझे एमबीए परस्यू करना है. तो 2 साल का एमबीए करने वाले हो? Yes. ओके. तो जैसे आपने देखा अंकिता जो है अभी बी फार्मा करके इंडस्ट्री में है सिप्ला कंपनी के साथ और आगे चल के एमबीए करना चाहती है ताकि वो प्रोडक्ट मैनेजर बन सके और उसका ग्रोथ हो सके. तो अपने लाइफ में कभी भी हमें आगे जाना चाहिए, कभी स्टॉप नहीं होना चाहिए. देखो लाइफ बहुत लंबी होती है, आप जहाँ पर स्टॉप हो गए जिस डिग्री के साथ, लाइफ टाइम वो ही डिग्री आपके साथ रहेगी. तो बहुत बहुत आपको ऑल द बेस्ट कि आप अपने लाइफ में एमबीए वगैरह करके जो भी आपने ठाना है. तो क्या एमबीए वगैरह करके बहुत अच्छा स्कोप है, मतलब अच्छा पैकेज वगैरह सब होगा? एमबीए करने के बाद आपको बेनिफिट्स ये हो जाते हैं कि आपने जितना अमाउंट आप सोचो इतनी हाई फीस, उसके बाद हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ऑब्वियसली अपनी पैकेजेस अच्छी होनी चाहिए. तो येस, एमबीए करने के बाद आपको बेस्ट ऑप्शंस मिलेंगे, ज़्यादा स्कोप्स मिलेंगे, एंड आपका जो पैकेज होगा वो मोर देन 6 to 7 यूनिट्स के ऊपर ही होगा इन इंडिया. एंड आप अगर अब्रॉड से कर रहे हो तो आप काफ़ी हाई पैकेजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो. तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता, आपने बहुत सारी चीज़ें शेयर की. तो अभी बहुत सारा नॉलेज बच्चों को भी मिला होगा फार्मेसी को. एक और रह गया, एक फार्मा डी करके होता है. तो देखो एक डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है, एक बैचलर ऑफ फार्मेसी होता है ना, डी फार्मा, बी फार्मा, फिर एक एम फार्मा होता है, एक फार्मा डी होता है. उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, फार्मा डी क्या है? सो फार्म डी इज लाइक अ डॉक्टर ऑफ फार्मेसी. तो आप जितना जैसे एमबीबीएस करते हैं लोग, जैसे डॉक्टर इन फार्मेसी कर सकते हैं. इट्स ऑल्सो 5 years का कोर्स होता है. आप 12th के बाद भी डायरेक्टली कर सकते हैं, एंड इवन बी फार्म के बाद ये 3 years का कोर्स होता है मिनिमम. सो उसके बाद आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आप डायरेक्टली इन हॉस्पिटल आप प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड आप डॉक्टर को गाइड कर सकते हो कि विच इज़ द बेस्ट मेडिसिन. तो ये जो फार्म डी का स्कोप है वो इंडिया में थोड़े कम है. अगर आप अब्रॉड वगैरह जाना चाहते हो, वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो या फिर वहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे हो, तो यू शुड गो फॉर फार्म डी वाली, क्योंकि ये बेस्ट चॉइस. यहाँ पर एक और क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे जो है ग्रुपिंग क्राइटेरिया कंप्लीट ना होने की वजह से डिप्लोमा इन फार्मेसी करते हैं, डी फार्मा, लेकिन उन्हें बाद में रियलाइज होता है मैंने डिप्लोमा कर लिया, मुझे बी फार्मा करना था. तो ऐसे बच्चे क्या कर सकते हैं 2 साल का डी फार्मा करने के बाद, क्या वो बी फार्मा में जा सकते हैं? यस, अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी उन लोग ने कर लिया है तो आफ्टर 2 years का जो डिप्लोमा कोर्स होता है वो एक बार कंप्लीट करने के बाद वो डायरेक्टली 2nd year ऑफ बैचलर इन फार्मेसी में डायरेक्टली एडमिशन्स ले सकते हैं, एंड दे कैन कंटिन्यू देयर बैचलर्स डिग्री.
सो बहुत बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हमें मिल चुकी है फार्मेसी से रिलेटेड, और जो हमारे एस्पिरेंट हैं उनको भी बहुत कुछ पता चला होगा फार्मेसी से रिलेटेड सारी डिग्रीज के बारे में। फार्मेसी एक बहुत बढ़िया फील्ड है दवाइयों को लेके। जब कोविड का माहौल था उस समय सारी चीज़ें बंद थी, लेकिन ऐसे पैंडेमिक के अंदर जो भी फार्मेसी से रिलेटेड थे वो बूम पर थे। अगर हम बोलें कि देश की सेवा करने के लिए भी तत्पर थे आगे, और अगर दूसरी तरीके से देखा जाए तो पैसों के मामले भी उन्होंने बहुत पैसे भी कमाए थे उस टाइम पर। तो फार्मेसी को कभी कमजोर नहीं समझना, ये एक बहुत अच्छा फील्ड है। आगे चल के इसका बहुत अच्छा स्कोप है। बहुत सारे बच्चे जो अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो वो एज अ मेडिकल स्टोर डाल सकते हैं जहाँ दवाइयाँ बिकती हैं, उनको लाइसेंस मिलता है सिर्फ डी फार्मा करके या बी फार्मा करके, या बड़ी बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं दवाइयाँ जहाँ बनती है वहाँ जा सकते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा फील्ड है। और क्या होता है कि अगर कोई उस फील्ड में काम कर रहा है वो हमें आकर एग्जैक्ट बताए तो हमें एकदम डिटेल में जानकारी मिलती है, और यही काम आज अंकिता ने किया है। अंकिता ने जो भी पढ़ाई की 12 साइंस के बाद सीटी देके फार्मेसी किया। फार्मेसी में रहते हुए बहुत सारे अपने प्रोफेसर से मिली होगी, बहुत सारे जो कलीग्स हैं वो सब साथ में पढ़ाई करने के बाद अभी पूरे मार्केट्स में छाए होंगे अलग अलग कंपनी में। तो अंकिता का नॉलेज फार्मेसी में बहुत ज़्यादा अब हो चुका है। इन्हें ये भी पता है कि फ्यूचर में ग्रोथ के लिए अब मुझे कौन कौन सी डिग्री करनी है और वो करेंगी। इसके लिए मैं खुद दिनेश सर और हमारे पूरे जो स्टूडेंट्स और टीचर्स कम्युनिटी है आपको ऑल द बेस्ट कहना चाहेंगे कि आप अपने लाइफ में बहुत आगे जाएं और एक 7 डिजिट सैलरी वाला पैकेज लेके आप अपने फैमिली को गर्वान्वित महसूस करें। आपके मम्मी पापा को कैसा लगता होगा, मतलब खुश हैं आपसे? yes, when I completed बैचलर इन फार्मेसी, तो उसके बाद मेरे मॉम डैड प्राउडली बोलते थे कि हाँ मेरे डॉटर को लाइसेंस आ गया। उसके बाद मुझे जॉब भी इतना एज अ फ्रेशर किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिलेगा इन सिप्ला। उसके बाद मेरे पैकेजेस भी काफ़ी अच्छे थे। मेरे फ्रेंड्स भी काफ़ी मतलब एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि ओके यू आर डूइंग इन सिप्ला। तो वो हमेशा मुझे क्वेश्चंस आते हैं कि अरे यार मुझे भी जॉब मिलेगा क्या, मुझे भी कोई जॉब रेफर कर दे ऐसा। तो हमेशा ऐसा लगता है कि येस, ऑन एन एवरेज स्टूडेंट भी मैंने हमेशा एक मोटिव लेके चला। मुझे दिनेश सर ने एक चीज़ बताई थी कि तुम जो भी कर रहे हो उसमें अपना बेस्ट दो एंड यू विल गो ऑन अ हाई लेवल। तो वो चीज़ मैंने ध्यान रखी, और मेरा भले ही एक जो था कि मेरा ड्रीम कुछ और था और मैं आज कहीं और हूँ, तो मैंने हमेशा अपने फ्लो को सपोर्ट किया, मैंने अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखा, अपना हमेशा बेस्ट देने का ट्राई किया, एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। तो बच्चों बता दूं अंकिता जो है 11-12 में मुझसे ही मैथ सीखी है, इसलिए वो ये सब बोल रही है। एंड दूसरा, आपके पेरेंट्स खुश है? आपने अभी कुछ रिसेंटली मुझे बताया था कि आपने कुछ गिफ्ट दिया है। यस, आई गिफ्टेड देम अ कार, सो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी है। तो ये एक बहुत प्राउड की बात होती है कि जिंदगी भर माँ बाप जो है बच्चों को गिफ्ट देते हैं, और आप जब कमाने लगते हैं और आप पहली बार कोई एक बड़ा गिफ्ट अपने पेरेंट्स को देते हैं। और सबसे बड़ी बात की हमारे समाज के अंदर है कि बहुत सारे जो फैमिलीज या पेरेंट्स होते हैं वो लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाते नहीं है, मतलब पढ़ाते हैं सब लोग, बट बहुत सारे परसेंटेज में हम देखेंगे कुछ फैमिलीज ऐसे होती हैं कि चलो ये लड़की तो शादी करके चली जाएगी, इसको इतना ज़्यादा खर्च करके क्या मतलब। लेकिन फिर भी आपके पेरेंट्स ने आपके ऊपर इतनी फीस वगैरह लगाई और आप रिटर्न में उनको बहुत कुछ कर रहे हैं। तो ये एक मैसेज जा रहा है हमारी सोसाइटी को कि लड़कियां भी किसी से कम नहीं है, और पेरेंट्स को चाहिए कि लड़की हो या लड़का सबको एक नज़र से देखें और उनके पढ़ाई पर और उनके जो भी चीज़ें हैं उस पर उतना ही इफर्ट डालें जितना लड़के के ऊपर करते हैं, तो वो भी आपको प्राउड फील करा सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।